नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत हेडलाइन से। सौर ऊर्जा के लिए 1 अरब यूरो की मदद देगा जर्मनी। दोनों देशों के बीच 18 अहम समझौते। जलवायु परिवर्तन, रक्षा और व्यापार में सहयोग पर बनी सहमति। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में भीषण एनकाउंटर, एक आतंकी ढेर, 4 जवान शहीद। सरकार ने कहा नहीं होने देंगे घुसपैठ। 11 दिन के संकट के बाद नेपाल में राहत। ट्रकों की आवाजाही से जरूरी सामान की आपूर्ति बहाल। संयुक्त राष्ट्र में नेपाल की शिकायत पर भारत का ऐतराज। चीन में तूफान से भारी तबाही, 4 की मौत, लाखों बेघर। ग्वाटेमाला भूस्खलन में 131 ने गंवाई जान। और 9 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर शेयर बाजार। सेंसेक्स ने लगाई 565 अंक की छलांग। निफ्टी 8100 के पार। और आइए देखते हैं पहली खबर। नेपाल में जिंदगी अब धीरे धीरे पटरी पर लौटती दिख रही है। सीमा पर फंसे ट्रकों के नेपाल पहुंचने पर लोगों ने राहत की सांस ली है। इधर मधेशी नेता सरकार से बातचीत को भी राजी हो गए हैं। दोनों पक्षों के बीच कल से बातचीत शुरू होगी। इस बीच नेपाल में जारी विरोध प्रदर्शन को भारत ने उसका आंतरिक मसला करार दिया है। नेपाल में ट्रकों की आवाजाही से लोगों ने राहत की सांस ली है। सामानों से लदे 100 ट्रकों के नेपाल में पहुंचने से लोगों की मुश्किलें कम होती नजर आ रही हैं। रविवार को ट्रकों का कारवां भैरवा सुनौली चौकी से नेपाल में दाखिल हुआ, जबकि ईंधन टैंकरों समेत दर्जनों ट्रक विराटनगर जोगानी व्यापारिक रास्ते से पहुंचे। इस बीच भारत ने नेपाल के उस कदम को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया है, जिसमें उसने यूएन में भारत के खिलाफ शिकायत की है। ये गलत है और ऐसा करने से पहले भारत सरकार और नेपाल सरकार को आपस में बात करनी चाहिए थी। बातचीत जारी है, तो अगर नेपाल ने ऐसा किया है तो ये निहायत ही गलत कदम है। भारत का कहना है कि मौजूदा संकट नेपाल का आंतरिक मामला है और इसे आपसी बातचीत से सुलझाया जाना चाहिए। भारत का रुख स्पष्ट है कि नेपाल अपने मामलों को, अपने इंटरनल मामलों को आपसी डायलॉग और सहमति के आधार पर सॉर्ट आउट करे। हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। ये विद्रोही जो है मधेसी नेपाल के हैं और नेपाल सरकार इसमें डायलॉग के माध्यम से उनकी मांगों को माने। इधर मधेशी नेताओं ने भी नेपाल के उस आरोप को खारिज कर दिया, जिसमें भारत पर आर्थिक नाकेबंदी का आरोप लगाया गया है। ये भारत का नाकेबंदी नहीं है, ये संयुक्त लोकतांत्रिक मधेसी मोर्चा के तहत आम तराई वासियों का, आम यहाँ के आदिवासियों का, दलितों का, थारुओं का ये आंदोलन है। और ये आंदोलन भारतीय आंदोलन नहीं है, ये आंदोलन मधेसियों का आंदोलन है जो अधिकार से वंचित है और विभेद में पड़े हुए नागरिकों का ये आंदोलन है। नेपाल पिछले 11 दिनों से विरोध प्रदर्शनों की वजह से बेहाल है। तराई इलाके में मधेशियों के विरोध प्रदर्शन और हिंसा की वजह से ट्रकों की आवाजाही बाधित रही, जिससे संकट और गहराया है। मधेशी नए संविधान में सही प्रतिनिधित्व नहीं मिलने से नाराज हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस पूरे मामले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं विदेश मामलों के जानकार एस डी मुनी साहब। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो मैं कहूँ कि जिस तरीके से अब खबरें मिल रही हैं कि जो ट्रकों की आवाजाही थी वो शुरू हो चुकी, भले ही नेपाल का एक मैं कहूँ कि विरोध रहा, शिकायती अंदाज भी दिखा, किस तरीके से आप देखते हैं इस पूरे घटनाक्रम को जो अब तक हुआ है? ये बात सही है कि ट्रकों की आवाजाही शुरू हो गई है, फिर भी काठमांडू से शिकायत है कि शायद तेल वेल उनको पूरा नहीं मिल रहा है। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम काठमांडू में भी बहुत सीरियस है। वो सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर भारत सामान भेजना भी चाहे तो जो मुख्य एग्जिट के पॉइंट्स हैं यहाँ से 4-5 जगह, जो इंडस्ट्रियल बीरगंज है, विराटनगर की तरफ है, जोगबनी की तरफ है, वहाँ पर मधेशियों का आंदोलन है। और मधेशियों के आंदोलन में तब तक कमी नहीं आएगी जब तक काठमांडू की तरफ से उनकी मांगों को स्वीकारने में हिचकिचाहट बनी रहेगी। और ये हिचकिचाहट बनी हुई है अभी तक भी। विशेष तौर से जो प्रधानमंत्री होने वाले हैं ओली साहब, उनकी राय बहुत साफ है कि कोई अभी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, कोई अकोमोडेशन की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये भी है कि पहली बार हुआ है कि नेपाल में भारत के प्रधानमंत्री के जलाए गए पुतले, झंडे को जलाया गया।
उस वहाँ के प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि आप झंडा मत जलाइए, ये सब काम मत कीजिए। और अब जैसा आपने अभी बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में भी पहली बार उन्होंने ये शिकायत उठाई है, तो ये संबंधों की दुविधा को एक बहुत नीचे रसातल तक ले आती है। और मेरे हिसाब से भारत को ये कोशिश करनी चाहिए कि नेपाल की नाराज़गी कम हो, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि नेपाल के नेताओं को ये कोशिश करनी चाहिए कि जो उनका अंदर का मसला है, अगर तराई के लोग सामान की आवाजाही को नहीं करने देंगे तो कोई शक्ति उस सामान को नहीं भेज सकती। जी, तो क्या ऐसा लगता है उन्हीं साहब कि जिस तरीके का इंटरनल मैटर चल रहा है, जिसको सुलझा पाने में अब तक नेपाल के तमाम राजनीतिक दल और नेता असमर्थ दिख रहे हैं, या फिर एक सोची समझी रणनीति के तहत एक जो वर्ग है नेताओं का, एक जो धड़ा है जो भारत विरोधी वहाँ पर एक तरीके से खबरों को प्लान करता था या विरोध के लिए चिंगारी करने का काम करता था, कहीं उसके चलते इस तरह के हालात, और पहली बार मैं देख रहा हूँ कि रिश्तों में इस तरह की गिरावट दिखती है? बिल्कुल सही है। देखिए, भारत से भी ज़्यादा जो नेपाल के वर्तमान नेताओं का एक तबका है, उसका माइंडसेट ये है कि तराई के लोगों को, मधेश के लोगों को अपने समकक्ष लेकर नहीं चलना है। उनको संविधान बनाने में अलग रखा गया। संविधान बनाया तो इस सोची समझी नियति से बनाया गया कि उनको जो हक मांग रहे हैं वो उनको नहीं मिले। और अगर यही माइंडसेट, यही मानसिकता बनी रहेगी तो नेपाल का आंतरिक कलह थमने वाला नहीं है। चाहे वो 2-4 दिन के लिए उसमें कहीं कुछ कमी आ जाए, नहीं आ जाए, लेकिन जो विद्रोह है, जो रोष है, गुस्सा है तराई में काठमांडू के प्रति लोगों का, उसका शायद अभी तक काठमांडू के लोगों को अंदाज नहीं है कि इसका क्या हो सकता है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। और उसमें भारत घिसट गया है, क्योंकि भारत घिसटने के अलावा कोई चारा भी नहीं है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से भारत सरकार ने रिएक्ट किया और जो तमाम प्रयास किए, उन प्रयासों में कहीं कोई रणनीतिक, मैं कहूँ कि दुविधा या फिर कोई रणनीतिक देरी जिसके चलते इस तरह के हालात थे, या फिर भारत सरकार ने जो कहा कि एक इंटरनल मैटर है उसको वहाँ की सरकार और वहाँ के नेता सॉल्व करें, ये एक अच्छा स्टैंड था, लेकिन उसको गलत तरीके से वहाँ प्रचारित करने की कोशिश की? मैं समझता हूँ कि भारत को ज़्यादा सोच समझ से कदम उठाने चाहिए थे। पहली बात तो शुरू से ही हम लोगों को एक संपर्क की प्रक्रिया नेपाल के नेताओं से रखनी चाहिए थी, और उनको शुरू से ही साफ बताना चाहिए था कि अगर इसमें आप ढुलमुल करेंगे तो उसके नतीजे बहुत अच्छे नहीं हैं। पहली बात तो ये थी। दूसरी बात ये थी कि देखिए, ये अंतर्राष्ट्रीय मामला है हमारे लिए, लेकिन आंतरिक मामला है नेपाल के लिए। इसलिए जैसा भी संविधान बना उनका संविधान है, जो संविधान बना है उसकी जो कमियां हैं, उसकी जो उठा पटक है, उसका हम पे असर होगा, हमें बताना चाहिए था। लेकिन उसके आगे हमें ये संयत से काम करना चाहिए कि कोई हम पे आँच नहीं आए, संबंधों पे आँच नहीं आए, हमारी तरफ से आँच नहीं आए। उसमें थोड़ी ढिलाई कहीं न कहीं अवश्य हुई है। मैं समझता हूँ उस ढिलाई के बारे में सोच हो रहा है, और शायद उसका विकल्प भी निकाला जाएगा, और निकल रहा है बहुत माने में। लेकिन नेपाल के नेताओं को भी एक तबका जो भारत विरोधी है वो अपना संतुलन खो रहा है, ऐसा लगता है। क्योंकि कई मैंने बयान देखे पिछले कम से कम 3 दिनों के अंदर, चीन को लेकर उनके नेताओं के बयान आ रहे थे कि हम चीन से सप्लाई चेन जोड़ना चाहिए, नेपाल को चीन से सामान को मंगाना चाहिए। यानी कि इस तरह की बातें करके क्या वाकई वो वास्तविकता से कहीं दूर खड़े नज़र आ रहे थे, ऐसा लगता है? वो दिल के बहलाने को गालिब ख्याल अच्छा है। जब उनको हिंदुस्तान से कोई नाराज़गी होती है तो कहते हैं हम चीन को बुला लेंगे, हम पाकिस्तान को बुला लेंगे, हम अमेरिका को बुला लेंगे। ये आज की बात नहीं है, ये पिछले दशकों से यही बात होती रही है, और उनको अच्छी तरह से समझ में आया हुआ है कि ये विकल्प नहीं है उनके पास। इसलिए जो भारत के साथ संबंध है, रोटी बेटी का संबंध है, वो किसी और देश के साथ उनका नहीं हो सकता। और इसलिए गीदड़ भव की दिखाना उल्टा भारत के लोगों को और भारत के नेताओं को चोट पहुंचाता है, और उसकी एक प्रतिक्रिया होती है जिसका असर उनके ऊपर ज़्यादा सख्त होता है बजाय किसी और पर। एक आखिरी सवाल है, जिस तरीके से अब तक मधेशियों का आंदोलन रहा है और जो अब तक रुख है वहाँ की सरकार का, खासतौर पर प्रधानमंत्री के बयानों को अगर देखें, आपको लगता है कि कहीं कोई वो लोग विकल्प देने की कोशिश कर रहे हैं, या उनकी मांगों को लेकर कुछ गंभीर भी है कि विचार करेंगे, या फिर महज उनको लगता है कि कुछ दिन आंदोलन चलेगा और उसके बाद ये अपने आप शांत हो जाएगा? नहीं, देखिए, प्रधानमंत्री ने, सुशील कोइराला है, उन्होंने ये कहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट लाकर उनकी मांगों को समेटने की कोशिश करेंगे। लेकिन एक तबका, यूएमएल की जो लीडरशिप है,
और जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, बनने के उत्सुक हैं, वो एक तबका ऐसा है जो नहीं चाहता है कि मधेश की मांगों के साथ कोई सहूलियत के साथ देखा जाए या संवेदना के साथ देखा जाए। इस वजह से अटकन आ रही है और इसीलिए उनकी प्राथमिकता ये हो गई कि पहले से नई सरकार बनाओ। और मधेश वालों को ये डर है कि अगर नई सरकार बन गई और उसमें यूएमएल की लीडरशिप आ गई तो जो काम अभी हो सकता है वो और मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए तनाव बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर साहब इस चर्चा में शामिल होने के लिए आपका। धन्यवाद। तो ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबर। आजादी के बाद कैसे बदला परिवेश, कैसे बनी संसद, कैसे उठा देश। When the world sleeps, India will awake to life and freedom. कौन थे वो लोग जो दे गए हमको शानदार विरासत, लोकतंत्र की मजबूत इमारत। राज्यसभा टेलीविजन। वाराणसी में आज प्रतिकार यात्रा के दौरान जमकर हिंसा और आगजनी हुई है। लोग पिछले दिनों गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान हुई साधुओं की पिटाई का विरोध कर रहे थे। इस दौरान भीड़ ने आगजनी और पत्थरबाजी शुरू कर दी। गुस्साई भीड़ ने कई वाहनों को आग लगा दी और इसके बाद हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस छोड़ी। घटना के बाद से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। दशाश्व में और लश्कर समेत कई थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस को तैनात किया गया है। और इस खबर पर और अपडेट के साथ हमारी सहयोगी अमृता फोन लाइन पर हैं। अमृता, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम हुआ है, शहर में कई इलाके ऐसे हैं जो कि बेहद संवेदनशील माने जाते हैं, लेकिन अब इस वक्त क्या खबरें मिल रही हैं और इस पूरे माहौल को शांतिपूर्ण करने के लिए किस तरीके के प्रयास होते दिखते हैं? देखिए, अभी तक तो शांतिपूर्ण प्रयास के लिए यही कोशिश है कि 4 इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। कोतवाली, लक्सा, चौक और दशाश्वमेध इलाका, इन 4 थानों में कर्फ्यू है। हालांकि भेलूपुरा और कोतवाली इलाके में भी कई जगहों से ये खबर आ रही है कि कर्फ्यू है, लेकिन ये जरूर है कि पुलिस की तरफ से कंफर्मेशन नहीं है। लेकिन 4 इलाकों में कोतवाली, लक्सा, चौक और दशाश्वमेध पर कर्फ्यू है और बाकी पूरा शहर जो है वो काफी संवेदनशील है। यहाँ तक कि जो भी उधर जाने वाले रास्ते हैं या फिर जो वाहन हैं वो सभी रोक दिए गए हैं। कोई भी उस इलाके में जा नहीं सकता है। तो संवेदनशील तो है आज बनारस का माहौल और थोड़ा सा एक डर भी है कि पता नहीं ये क्या मोड़ ले और किस रूप में आगे बढ़े। लेकिन फिलहाल बार बार सबकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि प्रशासन ने स्थिति को समझा नहीं और कुछ हद तक उसकी तरफ से लापरवाही हुई है। जी, शुक्रिया अमृता इस अपडेट के लिए आपका। जर्मनी भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर सहयोग देगा और साथ ही सौर ऊर्जा के लिए 1 अरब यूरो की मदद भी। दिल्ली में आज नरेंद्र मोदी और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल के बीच बैठक हुई, जिसमें रक्षा, व्यापार और जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर साझेदारी बढ़ाने पर सहमति बनी। एंजेला मर्केल ने भी भारत फास्ट ट्रैक इंडो जर्मन बिजनेस डील पर आगे बढ़ने के फैसले पर खुशी जताई। 3 दिन की भारत यात्रा पर आए जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शीर्ष स्तर की बातचीत की। बाद में दोनों देशों के मंत्रियों और प्रतिनिधिमंडल के बीच आपसी मुद्दों पर बातचीत हुई। दोनों नेताओं की उपस्थिति में 18 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इनमें रेलवे, कौशल विकास, सौर ऊर्जा और भारी उद्योग के क्षेत्र शामिल हैं। जर्मनी में भारतीय भाषाओं और भारत में जर्मन को प्रोत्साहन देने के लिए भी करार हुआ। German response to our development agenda is very encouraging. We can look forward with confidence to increase investment, trade and technology partnerships in manufacturing infrastructure and skill development. German engineering and Indian IT skills can create the next generation industry that will be more efficient, economical and environment friendly. दोनों देश आर्थिक सहयोग के साथ राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। We have a common perspective
On this region, the turbulence in West Asia, Europe's challenges, and shaping a peaceful and stable Asia Pacific and India Ocean region. I especially thank her for Germany's invaluable support for peace, security, and development in Afghanistan. एंगेला मर्केल ने भारत में निवेश और मेक इन इंडिया अभियान में पूरी मदद का भरोसा दिलाया। Ich möchte mich bedanken, dass wir dieses Fast-Track-Abkommen heute hier unterschreiben konnten, damit die Beratung und die Schnelligkeit der Genehmigungserteilung einfach für mittelständische Firmen sich auch verbessert, und wir halten das für einen sehr wichtigen Punkt. मुलाकात के दौरान जर्मन चांसलर ने प्रधानमंत्री को 10वीं शताब्दी की दुर्गा की मूर्ति वापस की। इससे पहले एंगेला मर्केल का राष्ट्रपति भवन में शानदार स्वागत किया गया। जर्मन चांसलर ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से भी मुलाकात की। मंगलवार को एंगेला मर्केल बेंगलुरु में आईटी क्षेत्र के व्यवसायियों से मुलाकात करेंगी। दोनों देशों के बीच पिछले साल करीब 16 अरब यूरो का कारोबार हुआ था। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में घुसपैठ की 2 बड़ी कोशिशों को सेना ने नाकाम कर दिया। हंदवाड़ा के हपरूदा इलाके में आतंकियों से लोहा लेते हुए 4 जवान शहीद हो गए। वहीं लोलाव इलाके में एक आतंकवादी मारा गया। हंदवाड़ा में हपरूदा के जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की सूचना के बाद रविवार शाम सुरक्षा बलों ने अभियान शुरू किया। मुठभेड़ में सेना के 4 जवान शहीद हो गए। आतंकियों की तलाश के लिए सुरक्षा बलों का अभियान अब भी जारी है। हंदवाड़ा के ही लोलाब इलाके में सेना और आतंकियों के बीच गोलीबारी हुई। इसमें एक आतंकी मारा गया। इन्फॉर्मेशन मिलते ही हमने ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसमें कि हमने आर्मी को साथ लिया, 28 RR को। तो ऑपरेशन लॉन्च हुआ तो उसमें अभी तक जो हमें रिजल्ट आया है उसमें एक मिलिटेंट मारा गया है। सरकार ने कहा है कि सीमा पार से होने वाली घुसपैठ रोकने के लिए सेना पूरी तरह सतर्क है। वर्तमान सरकार के रहते जब भी कोई इस प्रकार की कार्रवाई हुई है सीमा के उस पार से, उसका भरपूर जवाब दिया गया है। उसका जो जवाबी कार्रवाई है वो पहले कई वर्षों तक देखने को नहीं मिली। इसको लेकर के आम जनता का मनोबल बहुत ऊंचा है। कांग्रेस ने भी आतंकवादी हरकतों के लिए पाकिस्तान की निंदा की है। जिस तरह से पाकिस्तान ने दोबारा बड़े पैमाने पे जम्मू कश्मीर में आतंक शुरू कर दिया है और आतंकवादी गतिविधियां शुरू की हैं, ये बहुत चिंता का विषय है और उसका डट के मुकाबला किया जाएगा और हमारी जो फौजें हैं वो सतर्क हैं। रविवार को ही पुलवामा जिले में जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकवादी मारे गए थे। इनकी पहचान सलीम उर्फ आदिल पठान और रहमान उर्फ बर्मी के रूप में हुई है। जैश ए मोहम्मद भारत में कई हमलों के लिए जिम्मेदार है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और बात बिहार चुनाव की। बिहार में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह एक खास रणनीति के प्रचार में जुटे हैं। वो एक तरफ जहां प्रदेश भर के कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ रैलियों के जरिए विरोधियों को घेर रहे हैं। सुपौल की रैली में आज उन्होंने नीतीश कुमार की जमकर आलोचना की। बिहार की सत्ता में बीजेपी को काबिज कराने के लिए अमित शाह दिन रात पसीना बहा रहे हैं। सुपौल की रैली में उनके निशाने पर नीतीश रहे। अमित शाह ने नीतीश कुमार को महत्वाकांक्षी करार दिया। उन्होंने कहा कि नीतीश की ख्वाहिश प्रधानमंत्री बनने की थी, लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो वो एनडीए से अलग हो गए। और आपने प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा के कारण जदयू भाजपा की सरकार को तोड़ दिया। हमें कोई सत्ता का मोह नहीं, मगर तोड़कर क्या किया? तोड़कर मुख्यमंत्री बनने के लिए जिस लालू का आप विरोध करते थे 20 साल से, उसके कंधे पर बैठकर आप मुख्यमंत्री बनकर बिहार के जनादेश की पीठ में छुरा भोंकने का काम ये नीतीश कुमार ने। उन्होंने लालू प्रसाद की भी तीखी आलोचना की। लालू प्रसाद यादव को अमित शाह ने बिहार को लोकतंत्र की जननी बताते हुए पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। बिहार की जनता ने 50 साल तक मौका दिया है कांग्रेस पार्टी को, 15 साल तक मौका दिया है लालू प्रसाद यादव को और 10 साल तक मौका दिया है नीतीश कुमार को।
बिहार का भला किसी ने नहीं किया। एक 5 साल आप भारतीय जनता पार्टी को मौका दे दे, हम बिहार को देश का नंबर 1 राज्य बना सकते हैं। अमित शाह 29 सितंबर से बिहार में डेरा जमाए हुए हैं। इस दौर में उनका जोर सुपौल समेत 5वें चरण के 9 जिलों की सीटों पर है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बीजेपी बिहार को छल रही है। उन्होंने बांका की रैली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के आरोपों को खारिज किया और कहा कि वो महत्वाकांक्षी नहीं बल्कि बीजेपी बिहार की जनता को गुमराह कर रही है। नीतीश ने बीजेपी पर सांप्रदायिक मुद्दों को चुनाव में भुनाने का आरोप लगाया। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पूरा कामकाज छोड़कर भारत सरकार के मंत्री बिहार के मैदान में अब वोट मांगने में जुटे हैं। देश भर के आधे जिलों में 300 से ज्यादा जिलों में सूखे की स्थिति है। अब भारत सरकार के कृषि मंत्री, सब मंत्री पटना बिहार हेलीकॉप्टर ही नचा रहे हैं। अरे जनता ने मौका दिया है काम करने का, दुख तकलीफ में लोग हैं, फसल बर्बादी के कगार पर है, यहाँ वोट मांगे फिर घरेलू हिंसा के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के विधायक सोमनाथ भारती को 19 अक्टूबर तक जेल में रहना होगा। द्वारका कोर्ट ने उनकी न्यायिक हिरासत 14 दिन के लिए बढ़ा दी और इस बीच भारती ने जमानत के लिए सत्र अदालत में अर्जी दी। इस पर मंगलवार को सुनवाई होनी है। उधर आज इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हुई। भारती की पत्नी लिम्का मित्रा ने समझौते से इनकार कर दिया है। शेयर बाजार में आज 9 महीने की सबसे बड़ी तेजी दिखी। 564 अंक की लंबी छलांग के साथ सेंसेक्स 26,785 पर बंद हुआ और पिछले 1.5 महीने में मुंबई शेयर बाजार का सबसे ऊंचा स्तर है। बीते 4 कारोबारी सत्र में सेंसेक्स 1200 अंक ऊपर गया। निफ्टी भी 168 अंक चढ़कर 8,119 पर बंद हुआ। अमेरिका में ब्याज दरों में बढ़ोतरी और टलने की संभावना पर बाजार पर सकारात्मक असर देखा गया। सेंसेक्स में शामिल 30 में से 26 शेयर बढ़त के साथ बंद हुए। चालू वित्त वर्ष में राजस्व वसूली 50,000 करोड़ रुपए कम रह सकती है। कुल कर वसूली 14 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है, जबकि बजट में ये लक्ष्य 14.5 लाख करोड़ रुपए था। हालांकि वित्त मंत्रालय के सचिवों ने दावा किया कि कम कर वसूली के बावजूद विकास दर 7.5% से ज़्यादा होगी। जहां दुनिया में मंदी है, वहीं भारत सर्वाधिक तेजी से विकास कर रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह व्यापार की मुश्किलों को दूर होना और FDI का बढ़ना है। This is demonstrated by the fact that FDI this year, the total FDI inflow this year is much larger than last year. This itself is a vote of confidence on the ease of doing business measures which the government is taking. इस साल के चिकित्सा क्षेत्र के नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो गई है। आयरलैंड के विलियम कैम्पबेल, जापान के सतोशी ओमुरा के साथ चीन के योयो टू को ये सम्मान मिला। तीनों को परजीवी या पैरासाइट से होने वाली बीमारियों की दवा खोजने के लिए ये पुरस्कार मिला है। कैम्पबेल और ओमुरा की दवा रीवर ब्लाइंडनेस समेत कई बीमारियों में कारगर है। वहीं टू की दवा मलेरिया पीड़ितों के लिए वरदान साबित है। गुरुवार को रसायन के नोबेल विजेताओं की घोषणा की जाएगी। चीन के पश्चिमी ग्वांगडोंग प्रांत में मुजीगा तूफान ने जमकर तबाही मचाई। रविवार को आए इस तूफान में 4 लोगों की मौत हुई, जबकि कई अब भी लापता हैं। वहीं लैटिन अमेरिकी देश ग्वाटेमाला में भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से 131 लोग मारे गए। तबाही और बर्बादी का ये मंजर है चीन के गुआंगडोंग प्रांत का। मुजीगा तूफान छोड़ गया अपने पीछे तबाही और बर्बादी का मंजर। ये बवंडर अपने साथ सब कुछ उड़ा ले गया। तूफान की चपेट में आने वालों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। तूफान की वजह से समुद्र में कई मीटर ऊंची लहरें उठी। हालांकि मुजीगा तूफान से पहले अलर्ट जारी होने की वजह से नुकसान कम हुआ। 2 लाख लोगों को पहले ही सुरक्षित जगहों पर पहुंचा दिया गया था। तूफान के गुजर जाने के बाद अब राहत का काम तेज कर दिया गया है। जहां चीन तूफान से तबाह है, वहीं अमेरिका भारी बारिश से बेहाल है।
ग्वाटेमाला सिटी के बाहर भारी बारिश के बाद हुए भूस्खलन से 100 से ज्यादा लोग मारे गए। भूस्खलन के बाद यहां पर करीब 1800 बचाव कर्मी राहत और बचाव काम में लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो फिलहाल अभी इतना ही। नमस्कार।